हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीजीपीएससी सी सेट मैथ रीजनिंग में जितने प्रीवियस ईयर सवाल आए हुए हैं उन सब का डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। आई होप कि उससे आपको बहुत फायदा हो भी रहा होगा कि आने वाला जो एग्जाम है 11 फरवरी 2024 को जो होने वाला है सीजीपीएससी का एग्जाम, उसमें आपको क्वालिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 2018 और 2019 इन सब के सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा 2018 और 2019 के जितने सवाल हैं वो जाकर वहां पर देखिए और समझिए कि किस टाइप के सवाल आते हैं और किस टाइप से हमको बनाना होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये कहना चाहूंगा कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। ठीक है, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2020 में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल आए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2020 में सीजीपीएससी सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग के किस टाइप के सवाल आए हुए थे। चलो देखते हैं। सवाल नंबर है 39 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए आपको 4 विकल्प को पढ़ना है, उसमें से एक विकल्प को चुनना है। वो क्या है? तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंध जुड़ा होगा जिस प्रकार पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ये जो भूटान का जो संबंध दिखाया जा रहा है किससे दिखाया जा रहा है? आपको नगल ट्रम से दिखाया जा रहा है। किससे दिखाया जा रहा है? नगल ट्रम। ठीक है, आपको यह सोचना है कि ये जो भूटान का जो रिलेशन दिखाया जा रहा है नगल ट्रम, एक्चुअल में किस टाइप का रिलेशन है ये? क्या ज्योग्राफिकल कुछ है या पॉलिटिकल कुछ है? किस टाइप का रिलेशन है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा जीके का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में भी जीके डाल के पूछा गया है। तो आपको मैं बताता हूं, ये जो भूटान है ना, इसकी जो करेंसी होती है, जैसे भारत की जो करेंसी होती है वो रुपया होता है। हमारे देश में क्या चलता है? रुपया चलता है। वैसे ही ये जो भूटान है, ठीक है, ये जो भूटान है इसमें नगल ट्रम चलता है। करेंसी क्या है इसकी? नगल ट्रम। तो आपको बताना है ये ईरान की करेंसी क्या होगी, ईरान में क्या चलता है। अगर आपको तुरंत याद होगा तो तुरंत ही आप क्लिक करके बता देंगे कि क्या चलता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रियाल। क्या हो जाएगा? रियाल इसका करेक्ट आंसर है। ईरान में क्या चलता है? रियाल चलता है करेंसी में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि दिनार किस में चलता है। ठीक है, दिनार कहां कहां चलता है? दिनार एक्चुअल में जो चलता है ना, ऑटोमन साम्राज्य पहले होता था। क्या होता था? ऑटोमन साम्राज्य बोलते थे उसको, ऑटोमन। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, ये एक साम्राज्य हुआ करता था पहले, ऑटोमन एम्पायर। इसमें 8 कंट्रीज आते थे। कौन से? 8 कंट्रीज आते थे। 8 कंट्रीज आते थे जिसमें से बहुत सारे जैसे कंट्री हैं, जिसमें कुछ का नाम भी आपको बता देता हूं। 8 कंट्री कौन कौन से आते थे? जैसे अल्जीरिया है, ठीक है, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, सर्बिया हो गया, जॉर्डन हो जाता है, कुवैत हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बहरीन वगैरह 8 कंट्री इसमें आते हैं। उन 8 कंट्रीज का, ठीक है, उन 8 कंट्रीज का जो करेंसी होता है वो क्या होता है? दिनार होता है। क्या होता है? दिनार होता है इन 8 कंट्रीज का। ठीक है, सेकेल, ये जो सेकेल जो है ना, सेकेल, ये एक्चुअल में इजराइल की है। किसका है? इजराइल। ठीक है, इजराइल की करेंसी है ये, इजराइल। ठीक है, इजराइल की ये करेंसी है। कौन? सेकेल। और यूरो तो आपको पता होगा, यूरो किसकी कंट्री? यूरोपियन कंट्री जो आते हैं। ठीक है, यूरोपियन जो कंट्री आते हैं, ठीक, यूरोपियन कंट्री, इन सब का जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। यूरो। यूरोपियन कंट्री का कहने का मतलब है जैसे जर्मनी आ गया, इटली आ गया, पुर्तगाल आ गया, फिनलैंड आ गया। तो इस तरह के जो कंट्री है, आयरलैंड हो गया, ये सब कंट्री किसमें आते हैं? यूरोपियन कंट्री है जिसका करेंसी होता है क्या होता है? यूरो होता है। तो एक्चुअल में ये रीजनिंग का सवाल ना होकर ये किसका सवाल बन गया? अब जीके का सवाल बन गया। ठीक है, अब मैथ्स रीजनिंग में भी जीके घुसा के पूछ दिया इसमें। ठीक है, आई होप कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर कौन आएगा? ईरान की जो करेंसी है वो क्या है? रियाल है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे ये आपको पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। बोला जा रहा है कि किसी कोड भाषा में, किसी कोडिंग लैंग्वेज में जो फीचर है, ठीक है ना, फीचर, इसको कोड किया जा रहा है किससे? UVZGFIV, इससे कोड किया जा रहा है। आपको क्या बताना है? इसी भाषा में ये जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर है, इसको किस भाषा में कोड किया जाएगा, ये आपको सवाल में पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि ये जो फीचर है, इसको इस भाषा में अगर कोड किया गया तो कैसे किया गया होगा।
दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या किया गया होगा। ठीक है, ये देखते ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि एफ, ठीक है देखो ध्यान से, जब आपको मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा ना तो इसको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। इसकी रैंकिंग क्या होती है आपको पता है? एफ की जो रैंकिंग होती है, जैसे ए को 1 बोला जाता है, बी को 2 बोला जाता है, इस तरह से रैंकिंग होता है इसका 6। ठीक है, और जब मैंने देखा यू का जो कोड होता है वो होता है 21। ठीक है, इससे मुझे ये समझ में आया अगर सामने से पढ़ा जाए तो एफ का कोड होगा 6। वैसे ही अगर जेड से मैं पढ़ना चालू करूं, जेड से पीछे से मैं अगर पढ़ना चालू करूं तो 6 नंबर पे कौन आएगा? 21, क्योंकि अल्फाबेट तो टोटल होते हैं 27 ही होते हैं। 27 होते हैं, 27 होते कि नहीं होता? तो एक्चुअल में जो दिया गया है ना, ये दिया गया है, जो कोडिंग किया गया है, कोडिंग किया गया है वो जस्ट उल्टा दिया गया है। आप ए से पढ़ो और एक तरह से जेड से पढ़ो, तो दोनों का जो होता है ना इस तरह से कोड किया गया है। अपोजिट रैंकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट रैंकिंग बोलते हैं, अपोजिट रैंकिंग। तो एफ का जो अपोजिट रैंकिंग होता है वो क्या होता है? यू होता है। ठीक है, अपोजिट रैंकिंग का कहने मतलब आपको समझ पा रहे हैं? मैं बोला कि जैसे ए से चल के जब आप एफ तक जाओगे ना तो इसका 6 रैंकिंग होता है, 6 रैंकिंग होता है। वैसे ही जब जेड से चलकर आप अगर यू तक जाओगे ना तो इसका क्या रहते हैं? 21। तो यहां से भी इसको देखोगे ना तो 6 नंबर पे भी आएगा, और ए से देखोगे तो ये भी 6 नंबर पे आएगा। इसको बोलते हैं अपोजिट रैंकिंग। एक तरफ जा रहा है ए से आगे, दूसरी तरफ जा रहा है जेड से आगे। ठीक है, आपको समझ में आया? इसको बोलते हैं अपोजिट रैंकिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपोजिट रैंकिंग क्या होता है। अब इसका सवाल का आंसर आप इजीली बता पाओगे। तो अगर ये अपोजिट रैंकिंग में चल रहा है, जैसे एफ का अपोजिट रैंकिंग होता है यू, ई का होता है वी, ए का होता है जेड, देखो ए जेड लिखा, हाँ, टी का होता है जी, ऐसे करते करते क्या गया? अपोजिट रैंकिंग इसमें लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर में देखो, सी का अपोजिट रैंकिंग क्या होगा? एक्स। तो एक्स में तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। तो ऐसे सबको सॉल्व मत करो, सबको सॉल्व मत करो। आप देखो कि इन जो ए बी सी में कहां पर जाके वो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। यहां पर देख पा रहे हो एक्स, एस और जेड, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, वो भी जल्दी से। ठीक है, यहां तक तो सेम है। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि आई आएगा या जे आएगा। ठीक है, आई आएगा या जे आएगा। अगर आई आया तो ऑप्शन बी होगा, अगर जे आया तो आगे चल के और चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि 4th नंबर का देखते हैं। 1 2 3 4, आर का अपोजिट रैंकिंग क्या होता है? आर का अपोजिट रैंकिंग क्या होता है? मैं आपको तो अपोजिट रैंकिंग निकालने का तरीका क्या होता है यहीं पर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल रैंक कितना हो जाता है? 27, सॉरी रैंक नहीं, यानी कि टोटल जो अपना अल्फाबेट होता है वो कितना होता है? 26 होता है। तो उससे 1 बढ़ा दो, 26 से 1 बढ़ा दो, 27। 27 में से जो फॉरवर्ड रैंकिंग है, ठीक है, फॉरवर्ड रैंकिंग इसको बोलते हैं जो ए से चलता है। बैकवर्ड रैंकिंग इसको बोलते हैं जो जेड से चालू होता है। तो आर का होता है 18, आर का क्या होता है? 18। आप इसमें 18 माइनस कर दो, आप इसमें 18 माइनस कर दो। जैसे ही आप 18 माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा 7 2 9, 9 वाला जो रैंकिंग होगा ना वही इसका आर का अपोजिट रैंकिंग होगा। तो 9 होता है किसका है? आई का होता है, आई का होता है। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? गधे टाइप पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है दोस्त, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन भी आपको तो दिया गया है। ऑप्शन किसके लिए दिया गया है? हमारे सहूलियत के लिए। तो ऑप्शन का इस्तेमाल करो ना, जब दिया है तो यूज करते हैं ना, क्या दिक्कत है? जल्दी सॉल्व हो जाएगा, सबको आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे 41 नंबर के सवाल में। इस सवाल में भी सेम वैसे टाइप का सवाल है। इसमें क्या है? नंबरों के बारे में दिया गया है, नंबर्स का खेल है। पहले क्या था? पहले वाला जिससे जस्ट पिछले वाला 40 नंबर का सवाल था वो था अल्फाबेटिकल सवाल, अल्फाबेटिकल सवाल। यहां पर है नंबरों का। नंबरों में समझना है, जिस तरह से 7 का संबंध किससे है? 336 से है, वैसे ही आपको बताना है 11 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले तो दोस्त ये समझना पड़ेगा कि 7 का ये 336 से किस तरह का संबंध है। जैसे ये संबंध हमको समझ में आएगा, इसका रिलेशन समझ में आएगा, हमको आंसर भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको क्यूब्स याद है, अगर आपको क्यूब याद है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम ये वाला सीरीज चला रहे हैं, सीजीपीएससी सी सेट मैथ्स और रीजनिंग के जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, वैसे ही हम लोग क्या चला रहे हैं, एक टारगेट बैच भी इसी चैनल के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, अभी रनिंग में है। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी सीजीपीएससी के सवाल हैं, जितने भी व्यापम के सवाल हैं, साथ ही साथ अभी जो रेलवे एलपी का जो नोटिफिकेशन आया है उसका जो फॉर्म भरना चालू हो चुका है। ठीक है, ऐसी रेलवे के भी अलग अलग वैकेंसी अभी आने वाले हैं। अभी एलपी का है, ग्रुप डी का आएगा,
ठीक है, आगे टीटीई का आएगा, टीसी का आएगा, इन सब के भी वैकेंसी आने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टारगेट में रखकर एक टारगेट बैच चला रहा हूँ इसी चैनल से। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छा करना चाहते हैं और नए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर भी है ना, तो उसको आराम से देखिए, आराम से समझिए कि किस तरह के सवाल आते हैं और हमको टैकल कैसे करना होता है। इसमें मैंने आपको पूरे क्लियर तरीके से आपको बताया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से उसमें जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसको एंजॉय करिए और देखिए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन निश्चित ही बहुत बेहतर हो जाएगा उस टारगेट बैच से। ठीक है, उसको देख सकते हैं। चलिए सवाल आते हैं अगेन इसमें। आप देख पा रहे हो कि 336 देखते ही मेरे दिमाग में क्लिक किया कि भाई ये 7 का क्यूब ना जस्ट इसके करीब करीब ही पहुंच जाता है। किसके करीब करीब पहुंच जाता है? ये 336 के। 7 का जो क्यूब होता है ना वो 343 होता है। क्या होता है? 343। अब 343 से 36 हुआ कैसे? आप बोलोगे सर 7 इसमें माइनस कर दिए हैं, 7 इसमें माइनस कर दिए हैं, तो 7 माइनस करने से कितना आ गया? ये 336 आ गया। दिमाग क्लिक कर गया मेरा। तो 11 का क्यूब क्या होता है? आपके दिमाग में चला 11 का क्यूब क्या होता है? जल्दी बताओ 11 का क्यूब क्या होता है? जल्दी से बताओ। 11 का क्यूब होता है 1331। ये होता है 11 का क्यूब। जैसे कि इसके क्यूब में 7 माइनस किया, क्योंकि 7 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो हो सकता है इसमें 11 का क्यूब निकाल के 11 को माइनस किया गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त। ऐसा हुआ। अब 1331 में जब आप 11 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1320। 1320 क्या ये 1320 मेरे ऑप्शन में दिख रहा है? क्या ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या मिला? 1320। तो इस तरह से आपको सोचना, कुछ चीजें आपको याद रहेगा तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये ऐसा चल रहा है। चलिए आगे सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, दी गई सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें 2 सवाल दिए गए 43 और 44 नंबर का सवाल इसी पर बेस्ड है। सवाल है आपका डायरेक्शन से। देखो सीजीपीएससी में ना जो मैक्सिमम सवाल ज्यादातर आते हैं वो रीजनिंग के सबसे ज्यादा सवाल रहते हैं। किसके रहते हैं? रीजनिंग के। रीजनिंग के ज्यादातर सवाल रहते हैं किसमें? सीजीपीएससी में। ठीक है, रीजनिंग के। देखो ध्यान से, ये आपका सवाल जो है डायरेक्शन का सवाल है, बहुत ध्यान से करेंगे। यहां पर 9 पॉइंट्स दिया गया। कितने? 9 पॉइंट्स दिया गया है। अब बनाते जाते हैं कि किस तरह से बनेगा सवाल। सी जो है बी से क्या है? 2 किलोमीटर ईस्ट में है। डायरेक्शन आपको क्लियर रहना चाहिए। डायरेक्शन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे रहता है? डायरेक्शन जो रहता है ना, मैं इस तरफ आपको बता देता हूं। डायरेक्शन जो रहता है वो आपको बिल्कुल क्लियर एक जगह फिक्स करके रखना है कि ऊपर नॉर्थ ही रहेगा, नीचे साउथ ही रहेगा, इधर ईस्ट ही रहेगा और इधर वेस्ट ही रहेगा। ये आपके दिमाग में बिल्कुल कंफर्म तरीके से सेट रहना चाहिए कि हमारे लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे डायरेक्शन क्या रहेगा? यही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब सवाल को बनाना चालू करते हैं। सी जो है बी से 2 किलोमीटर ईस्ट पे है। 2 किलोमीटर ईस्ट में है। ये जो सी है, ये जो सी है ना, वो बी से क्या है? 2 किलोमीटर ईस्ट में है। यानी कि बी इधर रहा होगा तो बी से ईस्ट पड़ेगा कितना? 2 किलोमीटर। समझ में आया? 2 किलोमीटर पड़ा। अब देखो सी जो है ध्यान से देखो, सी जो है बी से 2 किलोमीटर ईस्ट में है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर यहां तक तो हमको समझ में आ गया। ए जो है बी से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। ए जो है बी से, ए जो है बी से, तो ये जो ए है वो बी से कहां पर है? 1 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो नॉर्थ तो ऊपर ही आएगा, नॉर्थ तो ऊपर आएगा, तो ये आ गया 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर नॉर्थ में। इसके बाद बोला जा रहा है कि एच जो है ए से 2 किलोमीटर साउथ में है। एच जो है 2 किलोमीटर साउथ में है। तो आप देखो ए से एच 2 किलोमीटर साउथ, साउथ तो नीचे आएगा, साउथ तो नीचे आएगा, तो ये 1 किलोमीटर हुआ। और यहां से जस्ट 1 किलोमीटर नीचे, 1 किलोमीटर नीचे ये क्या आ जाएगा आपका? कहाँ है? कौन सा पॉइंट है? एच। ये क्या होगा? एच पॉइंट हो गया। समझ में आया? ये एच पॉइंट हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जी जो है एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। जी जो है एच से, देखो जी जो है एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। एच से पश्चिम में है। ये जो जी है ना एच से, तो एच तो यहाँ है, एच से वेस्ट क्या हो जाएगा? इस साइड में हो जाएगा। तो जी जो है 1 किलोमीटर पश्चिम में चला जाएगा। यानी कि ये 1 किलोमीटर जी आ जाएगा यहाँ। जी कहाँ आ जाएगा? इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जबकि डी जो है जी से 3 किलोमीटर ईस्ट में है। जबकि वह डी जो है ना जी से 3 किलोमीटर ईस्ट में है। तो डी के बारे में बता रहे हैं जी से, तो ये कितना किलोमीटर है? जी और एच क्या डिस्टेंस है? आप देखो जी और एच का जो डिस्टेंस है आ गया, जी और एच का डिस्टेंस है 1, ये 1 है, 1 किलोमीटर है।
तो आप ध्यान से देखो, जी से एच गए ईस्ट में 1 किलोमीटर हुआ, बोला है 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर यहीं आएगा, क्योंकि ये जो है 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, जी से एच गए 1 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर आओगे तो 2 किलोमीटर आओगे तो कहाँ जाओगे, 1 सेकंड, 2 किलोमीटर जब आप आओगे, 2 किलोमीटर जब आप आओगे तो 1 किलोमीटर यहाँ आ गए, टोटल 3 किलोमीटर है। तो यहाँ से ये सी के सीधा सीधे में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कौन बोल रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो डी है। कौन है, डी है। अगर ये 1 है तो ये 2 रहा होगा सॉरी, तभी तो 3 किलोमीटर टोटल हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एफ जो है जी से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। एफ जो है जी से, एफ जो है जी से, ये जी है, यहीं से एफ जो है 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। आप 2 किलोमीटर नॉर्थ कहाँ चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ। ठीक है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, टोटल कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, या आप बोलोगे सर हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई जो है बी और सी के मध्य में है। आई जो है बी और सी के मध्य में है, ये बी और सी है, इसी के बीच में कौन है, ये आई है, ये आई है। ठीक है, ये आई हो गया। जबकि ई जो है एच और डी के मध्य में है, एच और डी के मध्य में, तो ये वाला पॉइंट एच हो गया, ये वाला पॉइंट डी हो गया। इसके मध्य में कौन है, मध्य में है आपका कौन, ई है, ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला ई पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला ई पॉइंट हो गया। समझ में आया, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, एच है, एफ है, जी है। ठीक, इतना पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट्स हमारे 9 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, सवाल समाप्त। अब इसके बेस पर जो सवाल पूछा जाएगा, क्या आप नहीं बना पाओगे, इसके बेस पर जो सवाल है वो ले लेते हैं। ये डायग्राम समझ में आया, आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसके बेस पर जो सवाल था, इसके बेस पर जो सवाल था ये हम ले लेते हैं। सवाल कहाँ गया भाई, सवाल आया है 2020 का सवाल है, ये सवाल 2020 का है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सवाल, कहाँ गया, हाँ देखो हम यहीं पर ले रहा है। ठीक है, इसको हटा दूं क्या मैं, इसको हटा, क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन को हटा देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ये क्वेश्चन में, क्योंकि इसका डायग्राम तो हम बना चुके हैं, तब सवाल लेते हैं सीधा। देखो सवाल आपके सामने रहा, ये ई और आई के मध्य की दूरी कितनी है। ई और आई की मध्य दूरी, देखो ये ई है, ये आई है, इसके मध्य की दूरी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, दिख रहा है 1 किलोमीटर दिख रहा है। ई और आई, भैया ये ई है, गड़बड़ हो रहा है क्या, ये वाला लेना है। ठीक, ये ई है, ये आई है, तो ये तो बिल्कुल सीधे में है। तो यहाँ से अगर 1 किलोमीटर है तो यहाँ पर तो 1 किलोमीटर ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3, 2, 5 तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल है इसके बेस पर, ये ले लेते हैं, ये तो बन गया। एक और सवाल था, 2 सवाल था इसके बेस पर। चलो ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ई और एफ के बीच की दूरी ध्यान से देखो, ये ई है, दिख रहा है, ये ई है, ये एफ है। देखो ध्यान से, ई और एफ के बीच की डिस्टेंस निकालना है कि नहीं निकालना है, ई है और एफ है, इसके मध्य की दूरी आपको निकालना है। क्या करोगे, आप ध्यान से देखो, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। ये ई है, सॉरी ये ई एफ है और ये ई है, इसके बीच की जो दूरी निकालने वाले हो ये है, यही होगा। तो इसमें आप क्या लगाओगे, ये आपका 2 किलोमीटर है, ये आपका कितना है, ये 2 किलोमीटर है, दिख रहा है। और यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये 1 है, तो ये भी तो 1 होगा, ये भी तो 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो दोनों मिला कितना होगा, 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया। तो यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, होगा कि नहीं, ये 2 और ये 2, 4 4 क्या हो जाएगा 8, और 8 का मतलब क्या होता है 2√2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√2। समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। आप बोलोगे बिल्कुल सही, यही होता है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस ही तो निकालना है। ये बेस तो दे दिया, कितना दिया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा।
और ये कितना, ये भी 2 है, ये भी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इतना तो पता है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ फार्मूला बस तो रखना है, फार्मूला में पुट करना है, कहानी समाप्त। अब इतना रखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में आपको डायरेक्टली सोचना है और सीधा टिक मारना है, इतना आपको हैबिट हो जाना चाहिए। ठीक है, एज की वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देख नहीं पा रहे हो, आई ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, कितना हो गया 4 4 8, 8 होगा कि नहीं। और अंडर रूट 8 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है 2√2। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला है 45 से लेकर 46 तक के जो सवाल है इसी पर बेस बनेगा। सवाल दिया गया है, निम्नलिखित कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। या मान लीजिए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, जबकि यह ज्ञात तथ्यों के अलग प्रतीत होती है। ठीक है, जो भी दिया गया वो अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो भी आपको कथन दिया रहेगा, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको पत्थर की लकीर है, वो आपके लिए चेंज नहीं होने वाला। तो आप मान के चलोगे जो कथन है वो मेरे लिए बिल्कुल सत्य है, चाहे वो झूठ बोले चाहे कुछ भी बोले, हमारे लिए क्या है वही सत्य है। चलो इसके बेस पर जो सवाल है देखते हैं। अगला 45 नंबर सवाल देखो। एक्चुअल में ये जो सवाल किसका है आपको देख के समझ में आ रहा होगा किसका है, सिलोगिज्म का सवाल है, सिलोगिज्म का सवाल है। सिलोगिज्म बनते कैसे हैं अभी तो बहुत सारे डिस्कस करे, 2018 में सवाल आया था, 2019 में भी ऐसा सवाल आया था। ठीक है, सभी पुरस्कार पदक है, ऑल प्राइज आर मेडल, तो कि सभी के सभी जो प्राइज है, सभी के सभी जो प्राइज है वो क्या है, मेडल है। क्या है, मेडल है, यही ड्रॉ करते हैं। चलो कुछ पुरस्कार जो है यानी कि सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट, सम प्राइजेस है, सम प्राइजेस जो है, सम प्राइजेस आर क्या है, प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है। समझ में आया, ये रहा आपका वेन डायग्राम। अब इस पे बेस पर जो सवाल है वो देखते हैं। निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष कंक्लूजन दिया गया है। कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार होते हैं, क्या ऐसा है, कुछ प्रमाण पत्र क्या पुरस्कार हैं, कुछ प्रमाण पत्र यानी कि ये क्या सम सर्टिफिकेट आर प्राइज है कि नहीं, सम तो दिख रहा है, सर्टिफिकेट और ये जो प्राइज है सम का कनेक्शन है, ये पहला वाला तो बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदक पुरस्कार है क्या सम मेडल आर प्राइज, सम मेडल आर प्राइज, तो मेडल के अंदर ही का कुछ पार्ट तो प्राइज है, दिख रहा है, ये बड़ा सा मेडल है, उसके अंदर का कुछ पार्ट क्या आ रहा है, प्राइज आ रहा है, ये भी बिल्कुल सत्य बोल रहा है। कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, ठीक है, यानी कि सम सर्टिफिकेट आर मेडल, सम सर्टिफिकेट आर मेडल बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है ये वाला, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि तीनों के तीनों निष्कर्ष क्या है, सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में बढ़ते हैं। ये भी आपका उसी टाइप का सवाल है, सिलोगिज्म का ही सवाल है। सभी कुत्ते शेर है, ऑल डॉग्स आर लायन। अब देखो ऑल डॉग्स आर लायन, सभी के सभी कुत्ते शेर हो सकते हैं क्या, नहीं है। अब आप फीलिंग पर बेस पे ना जाओ, पहले ही बोल दिया है कि कथन जो है, स्टेटमेंट जो है आपके लिए वही सत्य है, जो बोल दिया है वही सत्य है। ठीक है, चाहे हो या ना हो, सभी के सभी अगर कुत्ते शेर है तो है। ठीक है, सोचना नहीं है कि नहीं होते हैं करके। ठीक है, फीलिंग में मत जाओ। ठीक है, भावनाओं पे नहीं बहना है, सवाल पहले ही बोल दिया है कि स्टेटमेंट आपके लिए सत्य है। तो सभी के सभी जो डॉग है, सभी के सभी जो डॉग है क्या है, लायन है, लायन। ठीक है, कोई भी हाथी शेर नहीं है, ये कोई भी जो शेर है ना वो हाथी नहीं है, यानी कि एलिफेंट नहीं है। बन गया आपका वेन डायग्राम। अगर ये वेन डायग्राम बन गया ना तो आपको सवाल को सही करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। पहला सवाल, कोई कुत्ता हाथी नहीं है, नो डॉग इज एन एलिफेंट, कोई भी डॉग जो है एलिफेंट नहीं है, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। याद रखना कि अगर बाहर वाले का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है तो अंदर वाले का भी अपने आप नहीं होगा। ये वैसे ही काम करता है जैसे पूरा देश हमारा एक भारत देश है, उसके अंदर हमारा जो स्टेट है वो क्या है, छत्तीसगढ़ है। अगर भारत का कनेक्शन किसी और कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, उससे नहीं है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़ का रिलेशन भी उनके साथ नहीं रहेगा। ऐसे आपको मान लेना है, समझ लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर तो वैसे ही काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। कोई शेर कुत्ता नहीं है। ठीक है, नो लायन इज डॉग, कोई भी लायन डॉग कैसे नहीं होगा भाई, कैसे नहीं होगा, क्योंकि लायन के अंदर ही तो डॉग आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ना हो, लायन के अंदर ही तो डॉग आ रहा है। लायन का कुछ पार्ट क्या है, डॉग है, कुछ नहीं है करके नहीं बोल सकते, नहीं है करके नहीं बोल सकते।
कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी कुत्ते हैं क्या? सम एलिफेंट और डॉग है क्या? सम एलिफेंट और डॉग है क्या? ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। कुछ तो छोड़ ही दो, सम तो छोड़ ही दो, कुछ है ही नहीं दोनों के बीच में, क्योंकि पहले ही आप टिक मार चुके हैं पहला ऑप्शन, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ ए, यानी कि वन आंसर आपका करेक्ट है। इनमें से कौन सा है? ओनली ए, ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलोज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी कोडेड वाला ही सवाल है, आर्मी को कोड किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, देखो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि कैसे इसको बनाया गया था। सवाल जब बना था ना तो दिमाग घूम गया था लोगों का कि कैसे बन रहा है ये, ठीक है। देखो ध्यान से, आर्मी को कोड किया जा रहा है इतने बड़े नंबर से। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तो 4 ही अल्फाबेट है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है। देख पा रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8, 8 है, 4 यहाँ पर है लेकिन 8 दिया गया है। समझ में? आप बोलोगे सर एक अल्फाबेट पे 2 नंबर होगा, कैसे हो जाएगा बताओ? एक का तो अन ही होता है, 1 को कैसे किया, डबल किया, क्या किया उसने, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब नेवी का कोड आपको निकालना है। नेवी का कोड जैसे ही देखोगे यहाँ पर तो 4 अल्फाबेट है, दिख रहा है, 4 अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं। कोड कैसे किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब आप बताओ, आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर 4 अल्फाबेट है, एक एक का 2 2 होगा, तो इस प्रकार से 8 हो गया करके। यहाँ पर भी तो 4 ही अल्फाबेट है, लेकिन कोड क्यों 9 हो गया ये बताओ? कोड जो है क्यों 9 दिखा जा रहा है? इसीलिए बोला कि बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। जब ये एग्जाम में आया था बहुत लोग बना भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, हमारे साथ पढ़ रहे हो तो बनेगा सवाल, चाहे कितना भी कठिन आए, ठीक है, पूरा डिटेल में। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए का कोड क्या होता है? मैं आर्मी का कोड निकालने जा रहा हूं। ए का कोड क्या होता है? 1 होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर का कोड आपको बताया गया कि 18 होता है, ठीक है। एम का कोड क्या होता है? एम का कोड होता है 13, आपको समझ में आ गया होगा। और वाई का कोड आप बोलोगे सर कि ये 25 होता है। इतने तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर कोड जो दिया गया है वो कितना देखा है? यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 5 है। अगर आर का देखा जाए तो 906 क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक हिंट आपको दे रहा हूं, हर एक अल्फाबेट के जो कोड है, हर एक अल्फाबेट के जो कोड है ना, उसका 5 गुना किया गया है। कितना? 5 गुना किया गया है। अगर 1 के कोड को 5 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? 5 मिलेगा, 5 कोड मिला। 18 को भी अगर 5 गुना किया जाए, 5 गुना किया गया तो 90 मिला कि नहीं मिला बताओ? 90 मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? 90 बताओ, मिला ना। यहां पर देखो 13 को भी अगर 5 गुना किया जाएगा, 5 गुना किया जाएगा तो कोड आपको 65 मिला कि नहीं मिला बताओ? 65 मिला कि नहीं मिला? 65 मिला। वैसे ही 25 का 5 गुना करोगे, 25 का 5 गुना करोगे 125, आपको कोड मिला कि नहीं मिला बताओ? 125 मिला कि नहीं मिला? तो हर एक कोड के रैंकिंग को 5 गुना किया गया है, हर एक कोड के रैंकिंग को 5 गुना किया गया है। समझ में आया? तो वैसे ही हम अगर 5 गुना कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। एन का कोड होता है, एन का कोड होता है 14। एन का कोड कितना होता है? 14। तो 14 पंचे 70, तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखोगे कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन से भी बनाया जाता है। अभी एक सवाल हमने बनाया था ऑप्शन से भी, ठीक है। ए का कोड क्या होता है? 5 होता है, ए का कोड तो 5 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। समझ में आया? क्योंकि 70 के बाद तो 1 आ गया, 1 नहीं होगा। ए का कोड क्या होगा? 1 का 5 गुना यानी कि 5 होगा। समझ पे आ रहा है? तो ये भी नहीं हो सकता। अब दोनों में देखते हैं कहां पर डिफर कर रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? 130 और लास्ट में आ रहा है 125। तो वाई का तो 125 होगा, निकाल के बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी समाप्त, सवाल समाप्त, आपको 2 नंबर मिल गए, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है सवाल को, ठीक है, कोडेड सवाल को। अगला सवाल में बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट। ये बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है, पजल का सवाल था। और पजल को बनाना इतना आसान नहीं रहता है। जब ये सवाल आया था तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था बाकी लोगों के लिए, लेकिन जो पढ़ के गए थे उन लोग डेफिनेटली बनाए होंगे। हम भी बनाएंगे इस सवाल को, ठीक है, हम भी इस सवाल को बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। ध्यान से आराम से देखना इस सवाल को, ठीक है। इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है। तो उस जगह को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश या हिंदी कोई भी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई एक चीज को हम ले लेते हैं, ठीक है, चलो उसको इधर ही हटा लेते हैं।
एक ही चीज को लेते हैं इधर, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? उसको मैंने छुपा लिया, थोड़े इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व किया जाता है। हरे, नीले, गुलाबी, काले, नारंगी, पीले, सफेद और लाल के 8 बॉक्सेस रखे गए हैं, ठीक है। ग्रीन, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ब्लैक, ठीक है, नारंगी, ऑरेंज, येलो, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं आपके लिए, येलो, ये होता है वाइट, ये होता है रेड, ठीक है। इतने कलर के 8 कलर हैं, इसके बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है। और कैसे रखे हुए हैं ध्यान से देखिएगा, कैसे सवाल को बनाया जाता है। बहुत आराम से ध्यान से सवाल को पढ़ना होता है। देखो गुलाबी कलर यानी कि जो पिंक और रेड के बीच में कितने होना चाहिए? 4 बॉक्सेस होना चाहिए। पिंक और रेड के बीच में 4 बॉक्सेस होना चाहिए। तो आप कैसे बना सकते हो? आपने ले लिया सर, पिंक ले लेते हैं और उसके बीच में 4 बॉक्सेस, 1 2 3 और ये 4 बॉक्सेस सजा लेते हैं और नीचे ले लेते हैं रेड। आप बोलोगे ये हो गया, लेकिन मैं बोलूंगा भाई ऐसा सजा सकते हो तो ऐसा भी तो हो सकता है, रेड ऊपर हो और इसके नीचे 3 लोग हो, 4 लोग हो और पिंक जो है नीचे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। इसीलिए 2 पॉसिबिलिटीज लेके चल रहा हूं मैं। 2 पॉसिबिलिटीज लेके इसलिए चलना होता है ताकि एक बैकअप आपका तैयार हो। एक गलत हो तो कम से कम एक तो आपका आंसर निकले। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज चाहिए होता है इस सवाल को बनाने के लिए, ऐसे सवाल को। तो ध्यान से देखो कैसे बनाया जाता है। ये हो गया, ठीक है। जो रेड है और ग्रीन है, बक्सों के बीच 2 बक्से हैं। ग्रीन और रेड के बीच में 2 बक्से आना चाहिए, ग्रीन और रेड के बीच में 2 बक्से। तो ध्यान से देखो, ये रेड है, अगर 2 बक्सेस बीच में आएगा तो ग्रीन ये होना चाहिए, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अगर ये रेड है तो इसके नीचे 2 आना चाहिए। 2 बॉक्सेस अगर यहां पर छोड़ूंगा, देखो ध्यान से, अगर 2 बॉक्सेस यहां पर छोड़ूंगा, 2 बॉक्सेस छोड़ूंगा तो यहां पर क्या आना चाहिए? पॉसिबिलिटीज देखो, समझने की कोशिश करो, सवाल बहुत खतरनाक है, ठीक है। क्या आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए, यहां पर ग्रीन आना चाहिए। अगर ये ग्रीन आया तो टोटल कितने हो जाते देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉसिबल है क्या? यहां पर तो क्या है, 8 ही लोग हैं, 8 ही बॉक्स हैं, तो कभी भी ये ग्रीन जो है नीचे आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है कि ये ग्रीन नीचे आए, क्योंकि ग्रीन जैसे ही नीचे आया टोटल कितने लोग हो जाएंगे, कितने बॉक्सेस हो जाएंगे? 9 बॉक्सेस हो जाएंगे। लेकिन दिया क्या सवाल में? केवल और केवल 8 बॉक्सेस है, तो ये ग्रीन जो है नीचे कभी आ ही नहीं सकता। यानी कि ग्रीन का जगह फिक्स हो गया। अल्टीमेटली ग्रीन का जगह क्या फिक्स हुआ? ग्रीन आएगा यहीं पे, ग्रीन आएगा यहीं पे। मैं इसको ग्रीन से लिख देता हूं। ग्रीन आएगा कहाँ? 2 लोग है ना, यहां पर आएगा ग्रीन। समझ में आया? ये एक पॉसिबिलिटी हुआ, ये एक पॉसिबिलिटी हुआ, ठीक है। हालांकि इसके लिए यही सत्य है। एक बार इसमें भी दिमाग लगा के देखते हैं, क्या पता कि ये गलत हो कि ये सही हो जाए। तो ध्यान से देखो, अगर रेड और ग्रीन के बीच में 2 लोग हैं तो ग्रीन कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। अगर रेड के ऊपर हम ले जाएं तो जाहिर सी बात है यही वाला केस बनेगा, यानी कि इसके लिए भी ग्रीन कहाँ पर आएगा? यहीं पे आएगा। ग्रीन कहाँ पे आएगा? वहीं पे आएगा। समझ में आया यहां तक? चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं। आगे बोला है 3 बॉक्सेस ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज और हरे बक्सों के बीच में है। 3 जो होना चाहिए नारंगी के बीच में होना चाहिए। तो ये ग्रीन है ना, ग्रीन और ऑरेंज के बीच में 3 बॉक्सेस होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर 3 होंगे तो 1 2 3 यहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए। क्या हम डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अभी भी डाला जा सकता है। क्या हम ऊपर डाल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 3 आना चाहिए, 1 2 3, यानी कि इसके पीछे 2 लोग ऐसे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज के बीच में, ठीक है, ग्रीन और ऑरेंज के बीच में 3 लोग होना चाहिए। तो 1 2 ये 3 आना चाहिए। अब टोटल काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबल है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 लोग होना चाहिए, 1 2 ये 3, चौथा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 लोग होना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि जब दोनों जगह पॉसिबल हो जाए, पॉसिबिलिटी जब ज्यादा हो, ऊपर नीचे दोनों जगह हो सकता है, तो उसको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि कितने पॉसिबिलिटीज बनाओगे? दिमाग है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि हर एक जगह को दिमाग पे स्टोर कर लोगे, नहीं कर सकते। 2 पॉसिबिलिटीज होगा, उसको ड्रॉ करना है, बाकी को नहीं करना है। बहुत आराम से मैं समझा रहा हूं इस सवाल को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये कहा हो गया, ये क्या हो गया भाई? ये रेड है ना, ये रेड है। चलो अभी हम थोड़ी देर के लिए नारंगी और हरे को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल को ऐसे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
आपको मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ जैसे सॉल्व किया जाता है। आपको बोला जाए ऑरेंज और ब्लू के बीच के दो बक्से में दो बक्से होना चाहिए। ऑरेंज सॉरी नारंगी और नीले के, अभी तो नारंगी का भी नहीं पता और नीले का भी नहीं पता, तो हम आगे बढ़ते हैं। दो होना चाहिए, सिर्फ एक बक्सा नीले और काले के बीच में होना चाहिए। अभी नीले काले का पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। काला बक्सा नारंगी बक्से के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। सफेद और पीले बक्सों के बीच दो बक्से होना चाहिए। अभी सफेद का नहीं पता, पीले का नहीं पता, अभी आगे बढ़ते हैं। सफेद बक्सा जो है लाल बक्से के ऊपर रखा हुआ है। देखो ये चीजें आपको क्लियर कर दिया। एग्जामिनर बहुत तेज है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, जो एग्जैक्ट है ना उसको नीचे रखा है। क्या रखा है, नीचे रखा है। हम ऊपर में ही उलझ के रह जाते हैं, ऊपर में ही पढ़ के उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा नीचे बढ़ो, स्किप करके आने वाला जो लाइन है उसको पढ़ो, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि जो एग्जामिनर है ना बहुत होशियार। देखो नीचे लिखा है, इसको नहीं लिख सकता, ऊपर नहीं लिख सकता था वो, नहीं, लेकिन नहीं, हमको क्या लिखना, नीचे ही डालना है। अब बच्चे को कंफ्यूज करना ही करना है। लेकिन आप भी बोलोगे हम भी बड़े होशियार हैं, हम भी स्किप करके नीचे पढ़ेंगे, लेकिन वह सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है, सबसे ऊपर नहीं है बोल रहा है। ध्यान से, सफेद वाला जो है ना रेड के ऊपर है। सफेद वाला बोल रहा है कि रेड बक्से के ऊपर है, ठीक है, रेड बक्से के ऊपर। तो सफेद कहाँ हो सकता है, रेड यहाँ है। अगर रेड यहाँ है तो सफेद वाला कहाँ होगा, सफेद वाला जो होगा ये व्हाइट कलर का, ये यही होगा, होगा कि नहीं होगा व्हाइट कलर का, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर है। तो अगर व्हाइट रेड यहाँ है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा व्हाइट। अब जाहिर सी बात ये भी आपको पता है, ये जो व्हाइट है ना सबसे टॉप में नहीं है, तो टॉप में कोई और बंदा आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। समझ में आया। अगर इस टॉप में कोई आ रहा है तो पूरा 8 हो रहा है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है तो ग्रीन, ध्यान दो आप, ग्रीन के ऊपर फोकस करो। दिया गया था कि नारंगी और ग्रीन बक्सों के बीच में कितने आना चाहिए, 3 बक्सा आना चाहिए, आना चाहिए बोला था। तो यहां पर 3 बक्सा आना चाहिए, नीचे तो नहीं हो सकता, ऊपर ही आएगा, 3 बक्से होना चाहिए। तो 1 2 3, देखो ध्यान से, नारंगी, ठीक है, नारंगी यानी कि ऑरेंज और हरे के बीच में 3 बक्सा होना चाहिए। तो ग्रीन, ये हुआ ग्रीन और नारंगी, तो नारंगी नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, 3 बक्से होना चाहिए, 1 2 3 यहां पर आना चाहिए। ये गलत, समझ में आया, ये गलत, ये हम जो बना रहे थे पॉसिबिलिटी लेकर वो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ समझ में आया, क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज के बीच में कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर तो पहले से व्हाइट बैठा हुआ है जिसका जगह फिक्स है कि वो रेड के ऊपर ही आएगा। तो ये वाला जो बना रहे थे वो धराशायी हो गया, खत्म हो गया। अब बचा ये, अब यही हमको आंसर देगा, ठीक है। तो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन और नारंगी के बीच में कितने, 3 लोग आने चाहिए, 3 लोग आना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, 1 2 3 आना चाहिए, उस हिसाब से यहां हो जाएगा, और नारंगी आपको यहां होना चाहिए, अभी समझा रहा हूं ध्यान, होना चाहिए। तो टोटल 8 हो रहा है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। अब यही चीजें नीचे भी देखो, 1 2 3 हो रहा है। अब यहां पर आना चाहिए ऑरेंज, ठीक है। तो अगर मैं नीचे करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हो रहा है। फिर से अभी नारंगी को छेड़ेंगे नहीं, नारंगी को नहीं बनाएंगे, नारंगी को अभी नहीं बना पाओगे। या तो आप ये कर सकते हो, इसी को दोबारा बना के ऊपर और नीचे को पॉसिबिलिटी में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सवाल आगे बन जाएगा क्या। नारंगी अभी फिक्स नहीं हो पा रहा है। अब बोल रहा है कि नारंगी और नीले बक्सों के बीच में 2 बॉक्स होना चाहिए, नारंगी और नीले के बीच में 2 बॉक्स होना चाहिए, 2 बॉक्स होना चाहिए। गलती से भी अगर मैं नारंगी को ऊपर रखूं, नारंगी को ऊपर रखूं तो 1 2, ठीक है, देखो 1 2 3 और नारंगी को मैं ऊपर रखता हूं, तो नारंगी और क्या बोल रहा है, नारंगी, ठीक है, नारंगी और नीले के बीच में, मतलब ऑरेंज और नीले के बीच में, ये ऑरेंज हुआ, और ब्लू कौन सा हो जाएगा, उस हिसाब से रखूं तो ये ब्लू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ब्लू होगा, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। अगर मैं नीचे रखूं, इसके नीचे 3 लोग के नीचे, 3 लोग के नीचे मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ तो इस हिसाब से ब्लू कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ब्लू कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। इन दोनों में से एक हो जाएगा। एक और सवाल में दिया गया है 2 बक्सा, सिर्फ 1 बक्सा नीले और काले के बीच में होना चाहिए, नीले और काले के बीच में सिर्फ 1 बक्सा होना चाहिए, नीले और काले के बीच में सिर्फ 1 बक्सा होना चाहिए। तो नीला अगर मैं यहाँ रखता हूँ, नीला अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ध्यान से देखो, नीला मैं यहाँ रखता हूँ तो ब्लैक यहाँ हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ब्लैक नीचे जाएगा नहीं। अगर मैं, क्योंकि ऑरेंज और 2 ऑरेंज लेके मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, 2 ऑरेंज लेके मैं पॉसिबिलिटीज बना रहा हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं ऑरेंज ऊपर रखा तो ब्लू होने के चांसेस यहाँ हैं, ब्लू होने के चांसेस यहाँ हैं। अगर मैं ऑरेंज को नीचे रखा
ऑरेंज को नीचे रखा तो ब्लू होने के चांसेस क्या है, ये है। समझ में आया? ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके। अब ध्यान से देखो कि ब्लू और ब्लैक के बीच में केवल एक बक्सा आना चाहिए, ब्लू और ब्लैक के बीच में केवल एक बक्सा आना चाहिए। अगर मैं ब्लू को इसको फिक्स करना चाहूं, एक बक्सा आना चाहिए। आप ध्यान से देखो, इसमें तो दो बक्से आ जाए तो नीचे तो ब्लैक आएगा नहीं, आएगा तो ऊपर ही आएगा, तो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, होगा। अगर मैं ब्लू को यहाँ फिक्स करूँ, ब्लू को यहाँ फिक्स करूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा ब्लैक, ऊपर में चला जाएगा ब्लैक, या फिर ब्लैक यहाँ आएगा, दोनों में से एक हो सकता है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, काला बक्सा नारंगी बक्से के ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। काला बक्सा जो है नारंगी के ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ब्लैक आ जाएगा, यहाँ पर तो ब्लैक आ जाएगा, तो नारंगी तो ऊपर चला जाएगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। नारंगी का ऊपर पॉसिबल नहीं है, नारंगी आएगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा और कहीं नहीं जा सकता। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, ये दोनों चीजें फिक्स हो गया। किसके लिए? या तो यहाँ पर ब्लू आएगा, ठीक है, या तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ भाई, बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़िए। इसके बेस पर 4-5 सवाल है। यहाँ ब्लू आएगा, ठीक है, और ब्लैक आएगा। इन दोनों जगह पर दो चीजें तो फिक्स हैं, कहाँ कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लू ब्लैक फिक्स है कि यह जगह आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काला बक्सा उसके बीच में नहीं आना चाहिए। सफेद और पीले बक्सों के बीच दो बक्सा आएगा, सफेद और पीले के बीच में दो बक्सा आना चाहिए। सफेद तो हमारा ये फिक्स है, दो बक्सा रखेंगे तो इन दोनों तो फिक्स हो गए, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये व्हाइट के नीचे ही कौन आएगा, येलो आएगा। व्हाइट के नीचे ही येलो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि व्हाइट और येलो के बीच में दो बक्से होना चाहिए। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? व्हाइट और पीले के बीच में दो बक्से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दो बक्से होने के लिए क्या होना चाहिए कि व्हाइट और येलो, तो दो बक्से अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाए। जबकि मैंने इन दोनों को क्या फिक्स कर दिया है, ये दोनों अगर ब्लू या ब्लैक आएगा, अभी जगह फिक्स नहीं किए हैं कहाँ कहाँ पे आएगा, लेकिन यहीं आएगा। ऊपर नहीं आ सकता तो नीचे में ही येलो आएगा, तो फिक्स क्या होगा, यहाँ और यहाँ को छोड़कर यहाँ आएगा येलो। समझ में आया? अगर येलो यहाँ आ रहा है, इतना बड़ा लाइन तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। तो ये जो ऑरेंज हम ऊपर ले रहे थे, वो ऑरेंज ऊपर आना गलत बात है। ऑरेंज कहाँ आएगा? ऑरेंज अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ नीचे। तो क्या बोला था, ऑरेंज और ग्रीन के बीच में 3 लोग ना, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा ऑरेंज, यहाँ आ जाएगा ऑरेंज। तो येलो फिक्स हो गया, ऑरेंज फिक्स हो गया, रेड फिक्स हो गया, व्हाइट फिक्स हो गया। अब ब्लू और ब्लैक को देखते हैं कहाँ कहाँ फिक्स होगा। ब्लू और ब्लैक के बारे में क्या बोला गया था, ब्लू और ब्लैक के बारे में क्या बोला गया था, ध्यान से देखो कहाँ गया। सिर्फ एक बक्सा ब्लू और ब्लैक के बीच में आएगा, नारंगी और नीले के बीच में, ठीक है, देखो ऑरेंज और ब्लू के बीच में दो बक्से होना चाहिए। ऑरेंज और ब्लू के बीच में दो बक्से होना चाहिए, मतलब ब्लैक ऊपर चला जाएगा, ब्लैक ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जगह फिक्स हो गया, ये जगह फिक्स हो गया कि भाई जो ब्लैक आएगा ना वो ऊपर ही आएगा, ये ऊपर ही आएगा। सारी चीजें समाप्त और आपका सवाल बनके तैयार। ठीक है, पी फॉर पिंक, पी फॉर पिंक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन हो गया, ठीक है, ये ब्लू हो गया, ये व्हाइट हो गया और ये रेड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रेड हो गया, ये आपका रेड हो गया, ये ऑरेंज और ये येलो हो गया। सवाल समाप्त। अब इसके बेस पर जितने भी सवाल थे वो बन जाएंगे। 5 सवाल थे इसके बेस पर, अभी कराऊंगा 5 सवाल समाप्त, क्योंकि आपने बक्सों को लाइन से जमा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बक्स है, उसको आपने जमा दिया। अब सवाल लेते हैं। सवाल कैसा पूछा गया है, कैसा पूछा गया है सवाल, कहाँ गया सवाल, सवाल 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 कहाँ गया सवाल, कहाँ मर गया, ये रहा सवाल। देखो ध्यान से, अब मैं ये जो सवाल है ना इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि इसका हमने तोड़ निकाल लिया है, क्या बना के ये रख दिया है। इसको हटाते हैं और सवाल में क्या पूछा है ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सवाल में क्या पूछा गया है। किस रंग का बक्सा सबसे नीचे है, आप बताओ किस कलर का बक्सा जो है सबसे नीचे है। आप नहीं बता सकते कि येलो कलर का बक्सा हमारा सबसे नीचे है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब उड़ उड़ के करोगे जितने भी सवाल आए हैं। ठीक है, सवाल समाप्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल लेके आते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है आपके सामने, ये देखो ध्यान से। नेक्स्ट सवाल है ये,
गुलाबी बक्से के परिप्रेक्ष्य में काले बक्से की स्थिति क्या है? आपको पिंक के रिस्पेक्ट में ब्लैक का पूछा गया है। पिंक ये है और ब्लैक जस्ट नीचे है, ठीक नीचे दिखाई दे रहा है। देखो किसके बारे में पूछा है ये भी ध्यान रखना है। गुलाबी बक्से, अरे कहाँ खिसक रहा है, तो तुमको बनाना है सवाल, अभी इधर उधर नहीं खिसकना, ठीक है। गुलाबी बक्से के परिप्रेक्ष्य में, गुलाबी बक्से के रिस्पेक्ट में काले बक्से की स्थिति क्या है? जस्ट नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, तो ठीक नीचे है इसके। कितना है? ठीक नीचे, इमीडिएट बिलो दिखाई दे रहा है, इमीडिएट बिलो। सवाल समाप्त। अब इसको कर देते हैं डिलीट। बन गया ना सवाल। भाई देखो यही बनाना मेन रहता है, बाकी ये सवाल में तो कुछ दम रहता ही नहीं है, बाकी ये सब सवाल में नहीं रहता कुछ भी दम, लेकिन यही बनाने में हालत खराब हो जाता है कि नहीं। आता है नेक्स्ट सवाल पे। 50 नंबर का सवाल है, देखो ध्यान से आंसर क्या होगा। तुरंत ही आप लोगों ने अब क्लिक कर दिया होगा सवाल को। देखो पीले और नारंगी बक्सों के बीच में कितने बक्से हैं? पीला मतलब येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज के बीच में कुछ है ही नहीं, कोई गैप ही नहीं है। ऑप्शन डी, ना एक है ना दो है ना तीन है ना चार है, क्योंकि येलो ये है और ऑरेंज ये है, तो कोई भी सवाल नहीं है, मतलब सॉरी कोई बक्सा नहीं है इसके बीच में। सवाल समाप्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे में, इस सवाल को भी हटाते हैं, 50 नंबर के सवाल को लेके आते हैं 51 नंबर सवाल। कहाँ गया भाई 51 नंबर सवाल? 51 ये रहा 51। इसका आंसर जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी, तुरंत। सब कुछ बना के दिखा दिया, तुरंत आंसर बताओ क्या होगा। सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है? आप बोलोगे सर पिंक कलर का, गुलाबी कलर का बक्सा हमारा सबसे ऊपर है। सवाल समाप्त। नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं 52 नंबर सवाल। कुछ रहता है क्या? बॉक्स बनाएंगे, सवाल समाप्त। 52 नंबर सवाल, चलो बताओ 52 नंबर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसमें क्या रखा है, हमने तो बक्सा को अरेंज कर दिया है। निम्नलिखित में से किस रंग का बक्सा लाल बक्से के ठीक ऊपर है? रेड की, अरे भाई देखो अगर आपसे सवाल नहीं भी बना गया होता, ठीक है, अगर आपसे ये बक्सा अरेंज नहीं भी होता तो भी इसका आंसर दे सकते थे। आप बोलोगे कैसे? तो भाई ये तो सवाल में ही दे दिया था, सवाल में ही दे दिया था कि रेड कलर के ऊपर क्या रहेगा? आपका व्हाइट कलर रहेगा। ये सवाल में ही था, रेड कलर के ऊपर क्या रहेगा? व्हाइट ही रहेगा, ठीक है। तो ये फोकट का नंबर था, ये वाला तो फोकट का नंबर था, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आप, मेरे को पता है कि ये अगर नहीं ड्रॉ किए होंगे ना, ये अगर ड्रॉ नहीं किए होंगे तो ये सारे सवाल आपने देखे भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे। जबकि एक सवाल आपका ऐसे ही बन रहा था, फोकट में देके जा रहा था वो एक सवाल, समझ में आया? फोकट में देके जा रहा था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 विकल्पों में से एक अन्य 3 से अलग है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से 3 एक समान है और चौथा वाला जो है अलग है। कौन सा आंसर होगा? इसको तो आप तुरंत ही क्लिक मार दोगे, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, बाज ही है, ठीक है। अरे इधर क्यों फेंका रहा है तू? ये क्या है? बाज है, ठीक है। हाथी, वेल और चमगादड़ एक समान आपको दिखाई दे रहे होंगे और बाज जो है अलग है, ठीक है, बाज जो है अलग है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब ये है आपका थोड़ा थ्योरी, ठीक है। ये होता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस का सवाल है, ठीक है, रीजनिंग का ही सवाल है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का ये सवाल है। 54 नंबर का सवाल, बहुत ही सरल सवाल है, ध्यान से देखेंगे और बना लेंगे। देखो इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके हिसाब से एजम्पशन क्या लगाओगे, आप एज्यूम क्या करोगे, ये दिमाग लगाना। लेकिन ध्यान रखना इस सवाल को बनाते वक्त फीलिंग को बीच में नहीं लाना, ठीक है, फीलिंग बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्यार मोहब्बत एक तरफ और दिमाग से सवाल करना एक तरफ, ऐसा रखना, ठीक है। देखो ध्यान से, सवाल क्या बोल रहा है? नागरिक प्राधिकरण के निर्णय लिए गए, ठीक है, नागरिक प्राधिकरण के निर्णय लिए गए, ठीक है। सिविल अथॉरिटी हैज डिसाइडेड दैट ऑल द फैक्ट्रीज लोकेटेड इनसाइड द सिटी लिमिटेड बी शिफ्टेड आउटसाइड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन द सिटी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई लोगों की जो दिनचर्या है, उन लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, साथ साथ पर्यावरण स्वस्थ रहे, ठीक है, एनवायरमेंट सही रहे, इसके लिए क्या बोला गया? जितने भी फैक्ट्रीज है, ठीक है, जितने भी फैक्ट्री है उसको शहर के बाहर होना चाहिए, ऐसा बोला गया स्टेटमेंट में, ठीक है, शहर के बाहर होना चाहिए। धारणाएं क्या बना सकते हैं? एक इंसान धारणा क्या बना सकता है? इन कारखानों को शहर के बाहर स्थानांतरित करने के बाद भविष्य में शहर में प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो जितने भी
जो फैक्ट्रीज रहते हैं वो शहर के बाहर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि शहर में रहने वालों को कोई तकलीफ ना हो, वहां के इन्वायरमेंट जो है सही रहे, इसके लिए ही क्या किया जाता है, बाहर में लगाए जाते हैं फैक्ट्रीज जो रहते हैं। तो बिल्कुल पहला सवाल है, सही है। इन कारखानों के लिए उपयोग योग्य पर्याप्त भूमि शहर के बाहर उपलब्ध है, शहर के बाहर उपलब्ध, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है। देखो शहर में लोग रहते हैं, उनके बिल्डिंग्स रहते हैं, उनका एक कॉलोनी बनकर रहता है, तो वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे तो जाहिर सी बात किसी को हटाना पड़ेगा, किसी को कुछ और करना पड़ेगा। इससे अच्छा शहर के बाहर लगाओ, इन्वायरमेंट भी सही रहेगा और फैक्ट्री के लिए जगह भी पर्याप्त रहेगा शहर के बाहर। तो बिल्कुल दोनों कथन सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन कारखानों में से अनेक को लाभदायक बनने रहने के लिए कुछ अन्य छोटे शहरों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। भाई शहरों को जब अलग किया जा रहा है तो आप शहर को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 ही सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 अंतर्निहित है। क्या है? 1 और 2 अंतर्निहित है इस सवाल में। सवाल समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 55। सभी ओर से लाल एक बड़े घन को, ठीक है, सभी ओर से जो रेड है, ठीक है, एक बॉक्स बनाया गया, ठीक है, एक बॉक्स, चलो आपको बताता हूं, एक बॉक्स बना के, ठीक है, एक बॉक्स बनाया गया, ठीक है। बॉक्स कैसा है? 3D में है। बॉक्स कैसा में है? 3D में है, ठीक है जी। बॉक्स जो है वो 3D में है, तो मैं भी आपको 3D में बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका बॉक्स है, ये आपका 3D में बॉक्स बन गया। चलो बोला जा रहा है घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा गया। इसको 27 के 27 टुकड़े किए गए। कितने? 27 टुकड़े किए गए, एक समान, बिल्कुल बराबर। तो आपको बताना है सिर्फ दो ओर से, दो साइड से क्या होना चाहिए? रंगीन दिखाई देना चाहिए, यानी कि कलर जो होना चाहिए ना सिर्फ दो साइड पे लगा रहना चाहिए। और आपको बताना है आंसर क्या होगा। दो साइड पे लगा रहना चाहिए सिर्फ कलर कितने? सिर्फ और सिर्फ दो साइड में लगा होना चाहिए। चलो बताओ क्या होगा, मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होता है। क्या बोला? 27 टुकड़े किए जाना चाहिए, 27, क्योंकि ये घन है यानी कि क्यूब है, दिख रहा है, घन है यानी कि क्यूब है। तो आपको दिमाग लगाना है कि इस किसका क्यूब होता है। आप बोलोगे सर 3 का क्यूब होता है। क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। यही साइड हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। कितने साइड? 3 साइड, ठीक है। साइड की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। आपको सोचना किसका क्यूब है, ये हो जाएगा। जब कभी भी आपको बोला जाएगा, सारी चीजें यहीं पर बता दे रहा हूं, जब कभी भी आपको बोला जाएगा कि ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसके तीनों साइड पे, ठीक है, 3 साइड पे कलर रहेंगे, 3 साइड पे कलर रहेंगे, बोला जाएगा 3 साइड पे कलर। ये सवाल ऐसा नहीं है ना, 3 साइड पर कलर होंगे। आपको आंख बंद करके उसका आंसर 8 मानना है। चाहे आप 27 का बोला जाए, चाहे 64 का बोला जाए, चाहे 25 टुकड़े किया जाए, 125 टुकड़े किया जाए, सबका आंसर क्या होगा? 8 ही रहेगा। आपको बोला गया ये सवाल में दो साइड पे कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 साइड पे कलर होना चाहिए। बोला गया 2 साइड पे कलर। आपको दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना है, तो ये आप बना लोगे दिमाग लगा के। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। क्या होगा? साइड, क्या होगा? साइड -2, साइड -2 का कहां गया? साइड -2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या होगा? 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 से क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 2 साइड का कलर मिल जाएगा। ये आप चाहे आप स्क्रीनशॉट मार के रखो, चाहे आप लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको डायरेक्टली सारी चीजें बता रहा हूं। अगर एक साइड कलर हो बोलेगा, अगर 1 साइडेड कलर हो बोलेगा, तो आपको क्या करना है? साइड, ठीक है, साइड -2, साइड -2 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला जाएगा 0 साइड, एक भी साइड पे कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक भी साइड पे कलर नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइड, ठीक है, साइड -2 का क्यूब, क्या हो जाएगा? साइड -2 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, सॉरी ये यहां पर नहीं रहेगा, ठीक है, ये रहेगा आपका, देखो ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लिख के रखिए। साइड -2 इंटू 12, जब 2 साइड पे रहेगा, 1 साइड पे अगर बोला जाएगा साइड -2 का स्क्वायर इंटू 6, और 0 साइड पे रहेगा, मतलब कोई भी साइड पे कलर नहीं है, तो क्या होगा? साइड -2 का क्यूब। समझ में आया? तो हमको क्या पूछा गया है? 2 साइड पे कलर होना चाहिए, यानी कि क्या करना है? साइड -2, क्या करना है? साइड -2 मल्टीप्लाइड बाय 12। साइड क्या है इसका? 3 है, 3 है,
तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस चीज को आप नोट करके रखिए, इस चीज को आप नोट करके रखिए, आपको हमेशा ही काम आने वाला है ये जो है, ठीक है, हमेशा ही काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल रहा ये, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 56 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। सीरीज का सवाल है, ऐसा सवाल हमने बहुत बार किए हैं, 2018 के सवाल में भी आया था और 2019 के में भी सवाल में आया था, ये सवाल आता ही रहता है, ठीक है। तो हमको बताना है सीरीज का ये सवाल है, आगे कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बताइए। देखो ऐसे सवाल में गैपिंग ढूंढना होता है। आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक का गैप कितने हैं 1 का, यहां से यहां तक का गैप कितना है, आप बोलोगे सर 4 का, यहां से यहां तक का गैप कितने का है, आप बताओ, बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर 27 का गैप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 27 का गैप। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आगे कौन सा गैप, किसका गैप दिखाई देगा। आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए कि ये दिया गया है 1 का स्क्वायर, ये क्या किया गया 1 का स्क्वायर, यहां पर किया गया 2 का स्क्वायर किया गया है, सॉरी 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर नहीं है, ये 1 का पावर 1 है, क्योंकि ऐसा किया गया है। ये 1 का पावर 1, ये 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा 1, और 2 का पावर 2 यानी कि 4, यहाँ पर कितना किया गया 3 का पावर 3 किया गया। समझ में आ रहा है? 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर अगला वाला 4 का पावर 4 करेगा कि नहीं, क्योंकि पावर को भी बढ़ा रहा है। जैसे ही नंबर बढ़ रहे हैं वैसे पावर भी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर गैपिंग कितने का होगा 4 का पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 4 का पावर 4 यानी कि 256, कितना हो जाएगा 256। 4 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 256। 256 में आप जब 56 ऐड कर दोगे, 56 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 312। 312 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300, 6 6 12, 312 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 57 नंबर पर, ये रहा। यहां पर भी आपको बताना है कि 4 अक्षर समूह है जिनमें से 3 जो है एक प्रकार से सम्मिलित है, ठीक है, सेम टाइप के हैं, और जबकि एक जो है अलग है, एक जो है अलग है। कौन सा जो ग्रुप है वो अलग है, आपको बताना है कौन सा जो ग्रुप है वो अलग है। आप बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा। देखो एग्जामिनर जो है ना बहुत अच्छा सेट किया है पेपर को। एक सवाल हमने क्या किया था, रिवर्स जो है रैंकिंग सेट किया था। एक ऐसी सवाल की थी रिवर्स रैंकिंग में, ठीक है, बैकवर्ड से अगर गिनती हो जाओगे और फॉरवर्ड से गिनती हो जाओगे, इस टाइप का सवाल आया था। सेम वही सवाल है, अगर उसको आपने समझ लिया तो इसको भी आप समझ जाओगे। देखो सी का बैकवर्ड रैंकिंग होता है एक्स, समझ में आया। सी को अगर ए से गिनोगे तो 3 आएगा, और एक्स को वैसे ही जेड से गिनोगे तो वो भी 3 आएगा, ठीक है। ये बैकवर्ड है। आई का बैकवर्ड भी आर होता है, ये मैंने उस टाइम भी बताया था, जस्ट इसके पहले जो सवाल कर रहे हैं ना उसमें भी बताया था। तो ये नहीं है, आप ध्यान से देखो, ये देखो ई का भी होता है क्या बैकवर्ड, ठीक है, रैंकिंग वी। जी का बैकवर्ड रैंकिंग भी क्या होता है टी होता है। एच का बैकवर्ड रैंकिंग भी एस होता है। के का बैकवर्ड रैंकिंग भी पी होता है। ऑप्शन बस एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, जो एल का बैकवर्ड एन नहीं होता है। एल का बैकवर्ड रैंकिंग एन नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि एल का बैकवर्ड रैंकिंग क्या होता है तो क्या होता है, आप बताओ। एल का बैकवर्ड रैंकिंग क्या होता है, आप बोलोगे सर एल का बैकवर्ड रैंकिंग, जैसे फॉरवर्ड तो 12 होता है, तो आप 27 में से 12 माइनस कर दो, आपको बैकवर्ड वाला मिल जाएगा। तो 27 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15। यानी कि एल का जो होता है वो ओ होता है। क्या होता है, एल का ओ होता है, जबकि ये गलत है। समझ में आया? यही आपका अलग है और कुछ भी नहीं था। सवाल था सिर्फ बैकवर्ड रैंकिंग से। क्या था, बैकवर्ड रैंकिंग का ही ये सवाल था और कुछ भी नहीं था इस सवाल में, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बैकवर्ड रैंकिंग का। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित श्रृंखला में। अच्छा ये भी सीरीज का सवाल है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सरल सवाल है, क्योंकि देखते ही इसलिए समझ में आ गया मेरे को कि जब कभी मैं रैंकिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, रैंकिंग पढ़ाता हूँ ना, तो एक यूज करता हूँ एक तरीका जिससे कि वो रैंकिंग जो है बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए, जल्दी से एकदम याद हो जाए। नींद में भी पूछे ना रैंकिंग तो आप इजीली बता दोगे। तो वो क्या होता है, मैंने एक हमेशा सिखाता हूँ इजोटी को। क्या समझाता हूँ, इजोटी। ये हमेशा समझाता हूँ बच्चों को
कि भाई इजोटी याद रखो, आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि इजोटी में एक ई का रहता है 5, ये रहता है 10, ये रहता है 15, ठीक है, ये रहता है 15, ये होता है 20 और ये होता है 25। ये मैं हमेशा समझाते रहता हूँ। इस सवाल को देख के मुझे इसलिए जल्दी समझ में आ गया कि मुझे इजोटी दिख गया। देखो ई जो टी, तो टी का क्या होगा, वाई बचा हुआ है तो वाई आएगा। तो आपका ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, दोनों में से कोई एक आएगा। अब ध्यान से देखो एल और एच का क्या संबंध है, एल और एच का क्या संबंध है, एल 12 होता है, एच होता है 8, मतलब 4 माइनस किया, फिर से 4 माइनस किया तो डी आ गया, फिर से 4 माइनस किया तो जे आ गया, सॉरी जेड आ गया, जेड से आप फिर से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 26 में से 4 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, 22 होता है वी का, ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। कहानी खत्म, पूरा बनाना ही नहीं है, सवाल समाप्त। समझ में आया क्या आपको, सवाल समझ में आया, क्लियर हुआ? आगे आगे चलो, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप कि जितने भी हमने सवाल किया, लगभग हमने 19-20 सवाल हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। 2020 के सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज यहीं रखेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सवाल के संग। चलो बाय।